I. What are you saying? What on earth are you saying? Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? So we have multiple groups joining us. So I welcome you all to the class. And everywhere we're talking about circuits, like series kya hai, parallel kya hai, and everything. And we'll go on with that. But today I would want to have a very basic discussion on what is current and what is a voltage. So आज की तारीख में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे. I hope कि दोनों सीख जाएं. सिर्फ करंट एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक प्रिसाइजली पूरा तो नहीं, बड़ा फंडामेंटली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो आपको वो याद दिलाते हैं जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा रखा है कि जब हम कहते हैं करंट, तो करंट का मतलब करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. लाइक करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ जगहों पर हेडिंग से देखें, क्योंकि एक आपने सुना होगा क्या कहते हैं कन्वेक्शन करंट के बारे में, जो याद है आप लोग कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ते थे. एक करंट वहां पे भी होता है. ये वो वाला करंट नहीं ऑब्वियसली, ये बिजली वाला करंट है, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होता है जैसे आप एम्पियर्स में मेजर करते हैं. सो what is current? Anyone who can help me define precisely what a current is? Flow of charge or flow of charge is not current. Anyone with Rate of flow of charge? Rate of flow of charge. Okay, so charges के flow करने से current आ जाता है, but current is not, it's a physical quantity which is not just flow of charge, it's a proper physical quantity. Rate of flow of charge, flow of charge per unit time, कि कितना charge एक particular point in a circuit से गुजर रहा है.
पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड. सो ये आपने O लेवल से पढ़ा हुआ है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. सो लेट्स से इफ देयर इज अ कंडक्टर, देयर इज अ पॉइंट इन अ सर्किट जहां से आपको करंट निकालना है, तो उस पॉइंट से एक सेकंड में पर सेकंड कितने चार्जेस, कितना कूलम चार्ज गुजर रहा है. सो कितना चार्ज गुजरा यानी कितने कूलम्स चार्ज गुजरा, वो आप न्यूमरेटर में रखोगे. Q is the amount of charge that has passed. T is the time taken, कितनी देर में गुजरा. So current is a scalar quantity and it is measured in amperes. और एक एम्पियर होता है एक कूलम पर सेकंड के बराबर. ओके, तो charge is measured in coulombs, time is measured in seconds, coulombs per second is called an ampere. Okay, एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा. 56 coulombs of charge passes through a conductor in 1.2 minutes. Calculate the current. चलो भाई जल्दी से जोर आजमाओ भाई. Not more than a 10-second question. 0.77. 0.78. हाँ भाई क्या रहा है? I don't think this is a very tricky question. आप याद कर लें I am a QT, तो आपका हो जाएगा I is equals to Q upon T. ठीक है, तो Q is the amount of charge that has passed, so which is very clearly given in the question as 56. Time is given as 1.2 minutes ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए, and what you'll get is 0.78 ampere. ठीक है ना. Do not expect इतने बच्चों वाले questions in exam. Okay, so अब आपको थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन देते हैं. Five experiment, 12 electrons pass through a wire in 12 nanoseconds. Calculate the current through the wire. चलो भाई. Four, huh? ना माशाल्लाह. देखो बेटा, हाँ भाई आंसर बताओ. आंसर करंट की वैल्यू बताओ. करंट की वैल्यू 4.16 exponent 20 cannot be a value of current. I'm telling you. देखो हमारे घर पे जो ब्रेकर लगा हुआ होता है ना, वो भी 10 एम्पियर का लगा हुआ होता है रूम में, और टोटल शायद 30 एम्पियर का लगा हुआ होगा. यानी 30 एम्पियर से ऊपर का करंट आए ना तो लाइक इट्स अ मैसिव करंट. उस पे आमतौर पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए ब्रेकर गिर जाता है. So there is something that we are badly missing. सबको ये आ रहा है. चलो भाई आ जाओ. हाँ हाँ अब आ जाते. देखो अब एक चीज समझ लो, आप एक चीज समझ लो. जब हम कहते हैं ना करंट इज Q अपॉन T, I is equals to Q अपॉन T, तो Q का मतलब होता है कितना चार्ज गुजरा इन कूलम्स, यानी कितना कूलम चार्ज गुजरा, ना कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे. समझ रहे हो आप मेरी बात? हमें एक बात पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं. क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. वैसे तो वो लेवल से पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1. ये तो ये इसे रिलेटिव चार्ज कहते हैं. लाइक एक्चुअली दिस इज एलिमेंट्री, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कूलम्स में अगर निकालोगे ना तो इतना चार्ज होता है. कितना भाई? चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्स. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. भैया आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया?
5 एक्सपोनेंट 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ठीक है। दिस इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, जिसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो टोटल चार्ज अगर कूलम्स में निकालना चाहते हो तो 5 एक्सपोनेंट 12 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि गुजरे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। एक का पता है तुम्हारे पास 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने उससे मल्टीप्लाई करो। टाइम कितना? 12 नैनो सेकेंड। नैनो क्या होता है बेटा? 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 12 नैनो 10 की पावर -9, ये आ गया। अब अगर आप आ जाओगे ना तो 8 एक्सपोनेंट -7 चार्ज की वैल्यू आ गई, और टाइम इज 12 एक्सपोनेंट -9। यहां से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 66.7 एम्पियर, व्हिच इज स्टिल अ ह्यूज वैल्यू ऑफ करंट। सही है, 66 से यानी नियरली 67 एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू होती है करंट, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सही है, तो यहां तक सारे मेरे साथ है। कैन आई प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन? आर वी ऑल गुड टिल नाउ? यस। Anyone can please feel free to ask me to repeat it, okay, if there is any confusion. अच्छा, अब एक चीज पढ़ते हैं। E is 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये क्या है? इसे कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन दोनों का चार्ज यही होता है, वैल्यू यही होती है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, बट वैल्यू यही होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, व्हिच इज अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, कूलम्स में। ओके, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि चार्जेस क्वांटाइज्ड है, यानी चार्जेस पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आप बोलेंगे क्या मतलब? चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं, चार्जेस पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ना, उस वो या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसा तो नहीं होता ना 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना 1.25 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी या तो आप एक लोगे, या तो 2 लोगे, या तो 3 लोगे। समझ लो आप, समझ लो। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप लेट से कोई प्रिंस बिस्किट खरीदने जाते हो, ठीक है, दुकान में। अब प्रिंस बिस्किट का एक पैकेट मिलता है ना, उस पैकेट में होते हैं कितने? लेट से कोई भी पैकेट उठा दे, लेट से उसमें 5 बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, और लेट से अभी वही हाफ रोल एग्जिस्ट करता है, इसमें 5 बिस्किट्स हैं। तो नाउ इफ यू वांट टू बाय प्रिंस बिस्किट, तो इधर यू कैन बाय 1 पैकेट्स और यू कैन बाय 2 पैकेट। तो एक बंदा या तो 5 बिस्किट खरीद सकता है, या तो 10 बिस्किट खरीद सकता है। वो 7 बिस्किट तो नहीं खरीद सकता ना, वो, क्योंकि आपको दुकानदार पैकेट खोल के नहीं बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है कि भाई या तो मुझसे 1 पैकेट खरीद लो, या तो मुझसे 2 पैकेट खरीद लो, या तो 3 पैकेट खरीद लो। तो जब भी मैं बिस्किट खरीदूंगा ना, या तो मेरे पास 5 होंगे, या तो 10 होंगे, या तो 15 होंगे, या तो 20 होंगे। I cannot buy 12 packets, 12 biscuits of electron, 12 biscuits of Prince। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये किसी भी चीज का ना पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करना। देखिए अलीज़म, किसी भी चीज का पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दी प्रिंस बिस्किट की, कि लेट्स से प्रिंस बिस्किट का एक पैकेट है, उसमें 5 बिस्किट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो आपको 1.5 पैकेट प्रिंस बिस्किट देगा। प्रिंस बिस्किट इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, सबने नाम सुना होगा, सबने खाया भी होगा। अलीजा, मेरी बात समझ में आ रही है? सही है कि या तो आप प्रिंस बिस्किट का 1 पैकेट लोगे, या तो प्रिंस बिस्किट का 2 पैकेट लोगे, या तो 3 पैकेट लोगे ना। यानी आपके पास या तो 5 बिस्किट होगी, या तो डायरेक्ट कितनी होगी?
10 होगी, या तो आप डायरेक्ट कितनी खरीदो, 15 बिस्किट खरीदो, ऐसा ही है। ये हो गई एक बात। बिल्कुल वैसा ही एक किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज की वैल्यू होती है ना, तो वो या तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होती है या उसका मल्टीपल होती है। क्योंकि या तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो आपके पास तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी हुई, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैल्यू हुई 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैल्यू कितनी हुई, ये बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 2 इज 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। 3 से मल्टीप्लाई करो 1.6 को, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ आ रही है मेरी? अब मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो उसका चार्ज 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम हो? बेटा ये उल्टी सीधी चीजें डिस्कस चैट पे बंद करो, मुझे सिर्फ यस या नो में जवाब दो। क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम हो सकता है? यस या नो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज हो? मेरे पास या तो 1.9 होगा या फिर सीधा कितना होगा, 3.2 होगा, या फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी, इसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बात समझ आ रही है सबको? सारे इसमें क्लियर है? क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी चीज का पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करना। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। Any charged particle can have a possible value of charge that is an integral multiple of E, which is 1.6 exponent minus 19 कूलम। किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी ना, वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच की वैल्यू। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन 1.5 नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मैंने 2.25 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मैंने 3.25 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इधर आई गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और आई लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स, बीच की वैल्यू नहीं हो सकती ना। समझ लो आप लोग मेरी बात? इसलिए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट टू रिमेंबर। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं। इंटीग्रल का मतलब आपने उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, n इज एन इंटीजर, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। इंटीग्रल का मतलब यही होता है नहीं? सही है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा सारे।
3-pointed experiment, 15 electrons pass through a point in a circuit in 16 milliseconds. Calculate the current at that point. चलो जल्दी से बताओ. -3 होता है, मिली सन की पावर -3. जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी. अब आपको पता है I is equals to Q upon T. सही है. एक करंट का चार्ज, एक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे हैं? 3.5, 3.8 एक्सपोनेंट 5 ना. तो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6. हाँ अच्छा 15 है, सॉरी. एक्सपोनेंट -19 ये आपका चार्ज है. टाइम कितना है बेटा? 16 मिली सेकेंड्स ना. तो 16 इंटू 10 की पावर -3. क्या आ रहा है भाई करंट की वैल्यू? 0.038 एम्पियर्स. सबका यही आंसर आ रहा है. बोलो नो. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. आर वी ऑल गुड टिल नाउ? आसान है, ठीक है. अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा मेहरबान हुआ तो शायद इतना आसान क्वेश्चन दे दे आप. बट अब थोड़ा सा इसको बेहतर करते हैं. आपसे एक सवाल पूछते हैं. क्या करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एग्जिस्ट करता है? क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? आंसर बताएं, यस या नो. देखिए यहाँ पे मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना. देखें अब थोड़ा सा इसको समझ लिया अच्छी तरह से. अगर आपके पास एक सॉलिड मेटल है, ठीक है ना, एक मेटालिक कंडक्टर में आंसर है यस. कि एक मेटल में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन तो नहीं कर सकते ना, वो तो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं अपनी जगह पर. दे आर वेरी मच स्टक इनसाइड द न्यूक्लियस. किसी के पप्पा भी नहीं हिला सकते उनको. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. वो मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं, जिससे करंट आ जाता है. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाँ मेटल में तो ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको जनरलाइज कर दें कि करंट एग्जिस्ट ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आप में से कितने लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है भाई? कितने लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है? सबने. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? आप जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स कर दिया भाई, डिसॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट बन गया. इलेक्ट्रोलाइट में करंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? कंडक्शन होती है नहीं होती है? कैसे होती है? आयंस मूव करते हैं, और आयंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं ना. तो यहाँ पे करंट किसकी वजह से आ रहा है? पॉजिटिव आयंस की वजह से भी आ रहा है और नेगेटिव आयंस की वजह से भी आ रहा है. समझ रहे हो? इसका मतलब इट्स नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स. इट्स नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से क्या आता है? करंट आता है. हाँ एक सर्किट में बिल्कुल आप कह सकते हो जिसमें मेटल कंडक्टर्स हो, उसमें करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है. बट इट्स नॉट जस्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. You can have situations where there are positive charges moving. Okay, वो सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए. ये बात समझ आती है सबको? बोलो ना. सही है. अच्छा अब एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना. तुम लोगों ने ओ लेवल्स में एक चीज पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल्स को फायर करते थे मेटल के सरफेस पे. पढ़ा था? एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें अल्फा पार्टिकल को तर 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 फायर करते थे. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है?
अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो उसकी भाई पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी क्या आ जाएगा, बोलो, करंट आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक, आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, कैटाइंस, एनाइंस। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबको पता होगा इसकी, लाइक जिसको बहुत बुरी केमिस्ट्री आती है उसको ही पता होगा, सोडियम क्लोराइड पानी में जाके अपने आयंस में टूट जाता है। सही है। फिर अगर आप लेट्स से इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दो तो क्या होता था, डिपोजिशन शुरू हो जाती है ना, एक तरफ सोडियम जाएंगे एक तरफ क्लोराइड आयंस मूव करना शुरू हो जाएंगे, पीछे आप सर्किट कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, यहाँ पर आयंस मूव कर रहे हैं ना भाई। तो इन एन इलेक्ट्रोलाइट movement of cations or anions produce current। समझ रहे हो? सिमिलरली मेरे पास वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं लेट्स से एक किसी ट्यूब के अंदर, सही है, लेट्स से कोई मेरे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है जिससे मैं अल्फा पार्टिकल्स को फायर कर रहा हूं। अगेन देखो मैं एग्जांपल वही दे रहा हूं जो तुमने पहले से पढ़ी हुई, कोई नई एग्जांपल नहीं दे रहा भाई। यहाँ पे भी तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना। तो हेयर मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करंट। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, सॉलिड मेटल कंडक्टर में बिल्कुल सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है जो कि करंट को एग्जिस्ट कराएगा। ठीक है। तो इन अ सॉलिड मेटल कंडक्टर flow of electrons is responsible for current। तुम समझ रहे हो, हमें ए लेवल में ना बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करनी है। सही है, लाइक हम एकदम लिमिटेड अपने आप को नहीं कर सकते हमें इसीलिए तुमने देखा होगा करंट की डायरेक्शन में कभी नहीं लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एग्जाम में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के हो आपको फेल कर देंगे, क्योंकि रूल ऐसा नहीं है। हम, हाँ ठीक है, हम ज्यादातर मेटल में करंट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट आ रहा है, बट द रूल इज फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई चार्ज फ्लो करा दो, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप अगर चार्ज फ्लो कराने में सक्सेसफुल हो किसी पॉइंट के थ्रू, इसका मतलब आपने वहां पे करंट प्रोड्यूस कर दिया है। ये बात समझ आती है आप सबको? बोलो भाई, कुछ लोग कह रहे थे सर दोबारा बता दे, आप समझ आई क्या? आयान नूरानी, महत बलोच। नहीं नहीं, मरकरी में भी यूजली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। बल्कि यार मरकरी का केस सही से पढ़ना पड़ेगा एक बार यार, कभी लाइक मैंने वार्न नहीं किया कि लाइक, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में होता है तो आई डोंट नो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेटेस्ट किस तरह से बनता है। तो मैं थोड़ा उस पर रिसर्च करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो असल में अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कैरियर। क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ, भाई जिस जिस चीज की मूवमेंट की, जिस चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट आ रहा है ना, उसे कहते हैं चार्ज कैरियर। क्या कहते हैं? चार्ज। एक मेटल में, एक सॉलिड मेटल में योर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। यहां पर आपका जो कैटाइन है
आपके जो एनाइन से दे आर योर चार्ज कैरियर। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आर योर चार्ज कैरियर्स। मानते हो सारे मेरी बात? चार्ज कैरियर किसे कहते हैं? जिनके भाई करंट आ गया, आप बोलते हो वहां पे करंट है तो भाई चार्ज फ्लो कर रहे होंगे ना। कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर योर चार्ज कैरियर्स। अल्फा पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर योर चार्ज कैरियर्स। कैटाइंस एनाइंस मूव कर रहे हैं, दे आर योर चार्ज कैरियर्स। समझ आ रही है मेरी बात? चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अल्फा पार्टिकल कंडक्टर में नहीं फ्लो कराते ना, वैक्यूम में वैसे ही फायर करते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल लिमिट होते हैं ना, तो हम कहते हैं वैक्यूम में करंट आ गया, क्योंकि चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं ना। समझ रहे हो बात? महात बलोच, सोल्यूशन में तो दोनों फ्लो करते हैं ना, कैटाइन एनाइन दोनों मूव करते हैं। जो कैटाइन होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, जो एनाइन होता है वो उल्टा बोल जाए, हाँ सही बोल रहा है, और एनाइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। महात जी अम्माद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जिसमें उसने मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक नहीं किया था, तो वहां पे भी उसने अल्फा पार्टिकल को मूव तो कराया ना, फायर तो किया ना, तो करंट आ गया। हाँ, कीप फ्लोइंग करना वो कंडीशन भी नहीं है, इसीलिए करंट एक पॉइंट के अबाउट निकलता है। वो जो कीप फ्लोइंग है ना, वो सिर्फ सर्किट में होता है। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। और जो मैंने कहा था ना, करंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि सर्किट कंप्लीट ना हो, वो मैं मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, एक सर्किट की बात कर रहा हूँ। वैसे ओपनली बस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला गया ना, तो टेक्निकली करंट आ चुका है। समझ रहे हो बात? तो एक अल्फा पार्टिकल फॉर एग्जांपल एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक जगह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने तुमने मेटल की प्लेट लगाई, सही है ना, इस मेटल की प्लेट तक तुमने पहुंचा दिया ना, तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो करंट एग्जिस्ट किया ना, चार्जेस का फ्लो हुआ, तो इतना करंट हर पॉइंट पे करंट आया यहाँ से यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जीएम ट्यूब में भी होता है। खैर मैं तो छोटे, अच्छा अब इन केस ऑफ अ मेटल कंडक्टर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे होगा? कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो आप? जिसको अभी हमने पीछे देखा भी। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एलिमेंट्री चार्ज होता है। हाँ यार, स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही है? मेरे पास पीछे मल्टीपल स्क्रीन खुली है, ये सब जगह बिल्कुल सही है। आप इंटरनेट चेक कर ले अपना, सही है। लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ गई ना, हर केस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, इन एन इलेक्ट्रोलाइट द चार्ज कैरियर्स आर कैटाइंस एंड एनाइंस फ्लोइंग। वहां पे टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वो ऐसे निकलेगा कि एक नंबर ऑफ आयन कितने थे मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे लैपटॉप अच्छा लगा, मल्टीप्लाइड बाय ये आयन का कितना चार्ज है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? चार्जर पे आ गया है। हाँ चार्जर लग गया, चार्जर। नंबर ऑफ आयन्स इनटू चार्ज ऑफ वन आयन। तो इसका मतलब अब आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा अपने आप। वो ये कि आपको पहले पता होना चाहिए आपके पास चार्ज कैरियर क्या है। जो भी चार्ज कैरियर है उसको नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई, यानी उस चार्ज कैरियर का जो भी चार्ज है उसको नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको चलेगा टोटल कितना चार्ज किया है।
तभी आप I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में क्यू की वैल्यू पुट कर सकेंगे। नहीं, इसमें वो मसला नहीं है, सही है। हमारे यहाँ वैसे इलेक्ट्रोलाइट का पूछते नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया। हमारे यहाँ यूजली अल्फा पार्टिकल और इनका ही पूछता है, इसलिए मैं इतनी सेल की डिटेल में जाऊंगा नहीं, सही है। तो नहीं, हमारा डबल नहीं होता। तो क्या मैं आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि अगर आपको किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा ये निकालना है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए आपका चार्ज कैरियर क्या है और उस चार्ज कैरियर का चार्ज कितना है। उसको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमें मिल जाएगा कि कितना चार्ज गुजरा यहाँ पे इन कूलम्स। हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी सबको। अगर मैं सिंपली एक बात कहूं कि in order to calculate current through a point, we must know the charge of one चार्ज कैरियर। फिर जब आप यूज करोगे ना, आपको क्यों निकालना है, तो डेट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग a point multiplied by charge of one charge carrier। जरूरी नहीं है ना, एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज 1 ही नहीं होता ना, 2 ही होता है, तभी तो इतनी मेहनत करवा रहा हूँ। सही है। एक चार्ज कैरियर का जो भी चार्ज होगा ना, उसको आप नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता जाएगा टोटल कितने चार्ज है जो कि गुजरे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरे थे आपने उससे मल्टीप्लाई किया, आपको पता लग गया टोटल कितना चार्ज गुजरा। ये अब हाँ, नहीं सबका एक सारे अल्फा जा रहे होंगे, सिर्फ अल्फा का चार्ज तो फिक्स होगा। ये कराता हूँ। अभी एक काम करते हैं, आपको छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। एक मिनट, अभी आपको ना एक क्वेश्चन कराते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, 2 × 10 अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि एक ट्यूब से गुजरे हैं 1.9 मिली सेकेंड्स में, एक पॉइंट से गुजरे हैं। आप इस उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू बता दो। मिली सेकेंड्स, 1.9 मिली सेकेंड्स। सर इसमें ई का क्या मतलब है?
ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक एलिमेंट्री चार्ज। हाँ भाई, आंसर आया कुछ? चलो भाई, देखो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम, बट कितना चार्ज गुजरा ये आप कैसे निकालोगे? आपको इन्होंने बताया भाई 2 एक्सपोनेंट 10 अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, कितने गुजरे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हुए? 2 एक्सपोनेंट 10, और स्मॉल क्यू लेट्स से चार्ज ऑफ 1 चार्ज करिए, यानी अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज, तो n इज 2 एक्सपोनेंट 10। एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? किसी को पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2 होता है। अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है ना, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो भी उसका चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। आपके पास 2 है, तो 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ये वो चार्ज है जो कि एक अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल गुजरे? 2 एक्सपोनेंट 10, ये आ गया आपके पास टोटल चार्ज। Sir, how did you get this equation? Q is equal to N times Q. This is charge of one. This is charge of one charge carrier, any charge of alpha particle. This is total number of charges. Oh, okay, okay. It's total number of charges. These are lot of alpha particles. That is a huge number to explain that. ठीक है, like this is basic maths as basic. मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 ऑरेंजेस हैं, एक ऑरेंज 5 kg का है, तो मेरे पास टोटल कितना kg ऑरेंज है? मेरे पास 10 ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज 5 kg का होता नहीं है, बट लेट्स से मेरे पास एक ऑरेंज 5 kg का है, 10 ऑरेंज कितने के होगा? तुमने क्या किया, 50. एक ऑरेंज के मास को टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। हम वही तो कर रहे हैं कि मुझे एक चार्ज की वैल्यू पता है, मेरे पास अगर जितने गुजरे मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्क्रीन वैसी रुकी हुई है। सर बताएंगे क्या वो पता होना चाहिए आपको, अल्फा का पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ लोगे। दिस इज टोटल चार्ज, time is 1.9 milliseconds, milli is 10 की power -9, so you get the value of current as 3.37 exponent -6 amperes। चेक करते हैं कितने लोग। Sir, your mic is muted. सर माइक म्यूट है। 1 मिनट रुकना, अजान हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
Okay, wait. So we are resuming. We're just waiting for the other. So we wanted to calculate the total current. So yeah. So what I've been trying to explain is कि भाई हर बार ऐसे नहीं होगा कि बस सिंपली आपको दे देंगे इतना कूलम चार्ज इतने टाइम में और बस खत्म. हर बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि चार्ज की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ, बस पुट करो और आंसर निकाल के भाग जाओ. ठीक है ना? ये आप करते थे ओ लेवल्स. दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू इन ओ लेवल्स. इन ए लेवल्स यूजुअली आपको क्या करेंगे, वो एक बताएंगे कि भाई एक चार्ज कैरियर का चार्ज इतना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स से. सो फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे कहा कि भाई 2 एक्सपोनेंट 10 अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि जा रहे हैं 1.9 मिली सेकेंड्स में. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है. एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 एक्सपोनेंट माइनस 19, 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल पे 2 एलिमेंट्री चार्ज. नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 2 एक्सपोनेंट 10. आप उससे मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा. राइट? ये आ गया आपका टोटल चार्ज. कितनी देर में गुजरा? 1.9 मिली सेकेंड्स में. यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे, विल गेट द टोटल. So can you repeat why did you multiply 2 by 1.6 times 10 to the power of minus 19? Because for an alpha particle, this is the total charge. An alpha particle has 2 protons. Oh, The charge of this is the charge of an alpha particle. 2 into 1.6 exponent minus 19 coulomb. असल में जो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है तुम लोगों को ओ लेवल का रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं याद है. लाइक ओ लेवल्स में ही पढ़ाते थे. इन ओ लेवल्स वी यूज्ड टू टीच कि एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है ना वो 2 into वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना. हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते थे ना. तो एक प्रोटॉन का चार्ज था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. तो 2 प्रोटॉन का मतलब 2 into 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीजें. तुम लोग मेरे ख्याल से सब परेशान इसलिए हो रहे हो, तुम लोग अल्फा पार्टिकल देख के परेशान हो रहे हो सारे. वरना ये 2 मिनट का सवाल नहीं है लाइक जिसमें हम टाइम लगाए. Are you all good till now? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको.
I is equals to Q upon T. Okay. Q is total number of charges is 3 exponent 25. And you have electrons. So for one electron, the charge is 1.6 exponent minus 19 coulomb, right? Gosh. Okay. Time is 15 milliseconds. Milli is 10 to the power minus 3. So बता दो भाई करंट की क्या वैल्यू है 3.2 एक्सपोनेंट हमें से कितने लोग हैं जिनको ये बहुत मुश्किल लग रहा है because I personally don't find anything difficult in this like हाँ आयशा ये जो करंट है ना ये करंट पता है कैसे होगा ये यकीनन किसी डिस्चार्ज ट्यूब का करंट होगा ये वैसे किसी सर्किट का इतना करंट नहीं होता किसी डिस्चार्ज ट्यूब में ना एक साथ ठक करके डिस्चार्ज हुआ होगा जैसे लाइक काइंड ऑफ जैसे बिजली बिजली नहीं गिरती है ठक करके एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है ये वो वाला करंट हो सकता है ये नॉर्मल सर्किट में इतना करंट नहीं होता जाएगा वो जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ठीक है मैं भी और बीटा बीटा बेचते नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा और परेशानी हो रहे हैं अल्फा बीटा को देख के तो वो जब रेडियो एक्टिविटी कराऊंगा ना तब उस वक्त इसके और क्वेश्चन करा दूंगा बट भाई क्या आप लोग को एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि जब भी आप करंट निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही ओ लेवल्स वाला है I is equals to Q upon T सही है I is equals to Q upon T बट आपको एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा नहीं दिया हुआ होगा चार्ज और टाइम लाइक यूजुअली वो आपको दिया हुआ होगा चार्ज कैरियर और कितने तो एक चार्ज कैरियर का जो भी चार्ज होगा उसको नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देना उसको टाइम से डिवाइड कर देना सही है यार माद हो सकता है लेट्स से कोई कैटायन हो एल्युमिनियम +3 भी तो हो सकता है ना हो सकता है उसको फ्लो करवा दे वो उनका मसला है अपने को बस बेसिक रूल पता होना चाहिए कि एक चार्ज कैरियर का जो भी चार्ज है उसको नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है so we're keeping it till here अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़